ठीक है, तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में। इसके बाद जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें टोटल 3 लॉज थे, लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया एंड लॉज ऑफ पीरियड। यहां तक सब कुछ क्लियर था। जैसे ही कैप्लर्स लॉ कंप्लीट हुआ था, इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कि कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला सीखा था। इज इट क्लियर? हमने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मास एंड सेकंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच मीडियम पे डिपेंड करता है? आप लोग आंसर करो। क्या कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करता है? सोच के बताना, क्या वो मीडियम पे डिपेंड करता है? नो नो नो, वेरी गुड, क्योंकि मैंने मीडियम का कुछ बताया ही नहीं था, है ना। तो कोई दो ऑब्जेक्ट को आप एयर में रखो सेम डिस्टेंस पे, उस ऑब्जेक्ट को आप पानी में ले जाओ, उस ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में ले जाओ, उसको आप दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाओ, कहीं भी ले जाओगे उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है। इज इट क्लियर? ये चीजें मैंने आपको बताया था। एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं ज्यादातर क्वेश्चन देखते रहता हूँ, तो कहीं कहीं पे मुझे दिख जाता है। तो वहां पे क्वेश्चन ऐसा था कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों को मीडियम को चेंज कर दिया गया। पहले उनको एयर में रखा गया, फिर उनको वाटर के अंदर ले जाया गया। तो उसका कितना चेंज होगा, उसके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, घटेगा, नो चेंज, या फिर कुछ और था? फोर्थ ऑप्शन कुछ और था, तो क्या होगा? नो चेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो दोनों फैक्टर होता है मास एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट में नहीं होता, ऑब्जेक्ट का हम सेंटर लेते हैं, है ना, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। वो सेंटर एक्चुअल में क्या होता है, मैंने इसका नाम आपको बताया था, सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? बताया था ना आपको, सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैं हूं, अगर फिजिक्स में मुझे देखा जाना तो मुझे मेरी जगह पे वो एक पॉइंट बना देगा और बोलेगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को विवेक सर कहते हैं। वेट, एक और किसी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया है, एक बार मैं एक्सेप्ट कर लूं। ओके, वन न्यू स्टूडेंट हैज जॉइंड अस, प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन पेज 10। ओके कृष्णा, आने वाले हैं, जैसे स्क्रीन शेयर करेंगे वहां पे आ जाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी तो करते चले, तुम लोग तो मुझे जानते हो, मैं सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराने के लिए नहीं पढ़ाता। ओके, थोड़ा सा हम उसे रिवीजन भी कराते रहते हैं, तभी आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है तो आप लोगों से हर चीज बनता है, ठीक है। इसलिए बनता है कि आपको हर चीज मैं रिवाइज कराते चलता हूँ, और बाकी आप लोग भी पढ़ते हो। अभी तो जितने बच्चे इसमें ऐड हैं वो सारे बच्चे आप लोग पढ़ने वाले ही थे। तो इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसके बाद मैंने बताया था कि जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी, कई बार जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना कहीं कहीं पे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लोगों को एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जब मैं बंसल में गया था 3 साल पहले, आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ, कई बार मैंने क्लास में बताया है, लेकिन जब मैं 10th को पढ़ाता हूँ ना ग्रेविटेशन, तभी मैं एक बच्चे को बताता हूँ, तो मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो मैंने तो 3-4 डिफरेंस बता दिए थे। तो स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत तरह के कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, बहुत तरह के कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट आप पहली बार पढ़े होंगे। इससे पहले आपने किसी भी कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट नाम से नहीं पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जा सकता था ना, कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्या किसी को पता है? इट डज नॉट चेंज एनीवेयर। वेरी गुड कृष्णा, आपने बहुत सही आंसर दिया है। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है।
मतलब जब तक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और भी कुछ साइंटिस्ट थे, मुझे नाम याद क्लिक नहीं हो रहा है, उन्होंने जी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ना 6.67 इसको प्रूव किया था। तो उन्होंने ये चेक किया था कि जो वैल्यू है ना कैपिटल जी की, वो वाटर में जाए, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो एयर में है, वाटर में है, स्पेस में है, ब्लड में डाल दो, मिल्क में डाल दो, किसी भी मीडियम में डाल दो ना, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जबकि अगर आप इसके कंपेयर में आप बाकी के अगर कांस्टेंट की बात करोगे, जैसे आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो वहां पर भी कांस्टेंट आता है के, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे वहां पर भी कांस्टेंट आता है के, कोई भी फोर्स पढ़ोगे वहां पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमेशा मीडियम पे डिपेंड करेगा। एयर में उसकी वैल्यू अलग होगी, वाटर में उसकी वैल्यू अलग होगी, तो ये सारी चीजें आती रहती है। लेकिन कैपिटल जी एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? शायद उस दिन मैंने आपको ये बताया भी था, इन जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वो चीज बार बार याद होती है, तो मैं जब भी रिवीजन कराता हूँ तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। तो मैं रिवीजन करा रहा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लीज सॉल्व। ओके कृष्णा, मैं तुरंत सॉल्व करा रहा हूँ, तुम तो पीछे ही पड़ गए। आज की क्लास में मैं जरूर बता दूंगा, मैं बच्चों को पूरा रिवीजन कराते हुए पढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि अपने क्वेश्चन के पीछे पड़े हो। चलो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन है क्या। पेज नंबर 10। वेट, कृष्णा मुझसे पूछ रहे हैं पेज नंबर 10। वेट, मेरे पास पेज नंबर 11 ओपन है। ओके, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों। कृष्णा, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मून और अर्थ के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, कि अर्थ पे किसी बॉडी का मास ये है, मून का मास और अर्थ के मास के बीच कुछ रिलेशन दिया है, उससे कुछ हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, वैसे तो उसका आंसर आप 1 मिनट में कर सकते हो कृष्णा, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। वो क्वेश्चन ये कहता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन किया हूँ। इफ अ पर्सन, आप लोग भी देख सकते हैं पेज नंबर 10, इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, अगर अर्थ पे वो 750 न्यूटन है तो मून पे उसका वेट कितना होगा? मैंने डायरेक्टली बताया था 1/6, 750 अपॉन 6 कर दो, कितना आता है? 12 नहीं, 6 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 125। एम आई राइट? नहीं 125 नहीं होगा, 130, 128 समथिंग आएगा, 126.8। वो 750 वो 6 से डिवाइड कर दो ना, वो आपका आंसर आएगा। तो एक बार बुक में देख लेते हैं आंसर क्या है। बुक में देख लेते हैं, दिया हुआ है 126 पॉइंट। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो कहा जाए तो ये बड़ी आसानी से 1 मिनट में इसका आंसर हमें मिल जा रहा है, जो मैंने आपको सिखाया था। अब इसको स्टेप वाइज कैसे करेंगे ये मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कृष्णा। ओके, तो अर्थ और मून का तो हमने रिलेशन आपको बताया है ना, कि जो भी वेट अर्थ पे जितना वेट होता है मून पर उसका 1/6 हो जाता है। वो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसे ही हमने पढ़ लिया था ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हमारा टॉपिक था वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हैं, विराज नाम है ना। विराज, आप ज्वाइन कर चुके हो तो जल्दी से एक मैसेज लिख दो। विराज, विराज पाटिल, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मैं दिख रहा हूं, तो आप एक मैसेज कर दो। ओके विराज, 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। वैसे जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए बैकअप क्लास की फैसिलिटी रखी गई है, आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप साथ सीबीएसई बोर्ड के या स्टेट बोर्ड के, एक बार मेंशन कर दो, मुझे याद नहीं है। आप सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर स्टेट बोर्ड के? विराज स्टेट बोर्ड, चलो ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, हम वही पढ़ रहे हैं। इवन आज 3-4 क्लास हो चुके हैं, 4 क्लास हो चुके हैं, आज अपनी 5th क्लास है। तो इस 5th क्लास में मैं 4 क्लास में जो भी पढ़ाया हूँ उसका शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। ओके विराज, आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बाद मैंने पढ़ाया था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसके बाद मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद मैंने जो 4th टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8। इसके बाद इसका मैंने डेरिवेशन कराया था, कंप्लीट डेरिवेशन कराया था। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है भाई? उसके अलग अलग कारण है।
अर्थ सरफेस पे तो होता है कि चलो जो अर्थ का अपना शेप है वो कैसा होता है, ओवल होता है, तो ओवल होने की वजह से ऐसा होता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, अगर विराज आप चाहो तो सारी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप जा करके वो सारी वीडियो देख भी सकते हो, ठीक है, फिर भी आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा। तो चलो ये चीजें पूरी हो गई, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ जी। जी में वेरिएशन हमने पढ़ा था, एक हाइट के साथ वेरिएशन होता है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होते जाती है। और इसी तरह जब अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होते 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 जैसे ही सेंटर पे पहुंचता है जी की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां तक मैंने आपको बताया था, इवन मैंने मैथमेटिकली भी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि सेंटर पे उसकी वैल्यू 0 कैसे होती है। यहां तक सबको सही है? यहीं तक हमने पढ़ा था, मैंने शॉर्ट में सब रिवीजन करा दिया। एक बार सारे बच्चे मैसेज कर दो, यस, ओके, आकांक्षा, प्रांजल, प्राची, गुड, भक्ति, विराज, गुड। तो आज हम जो टॉपिक, एक न्यूमेरिकल पूछा गया कृष्णा के द्वारा, चलो पहले हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन सबको दिख रहा है? व्हाइट स्क्रीन, मैसेज कर दो जल्दी से। हाँ, दिख रहा है। तो आप लोग के सामने मैं बुक ओपन कर रहा हूं, ये देखो बुक आप सबको दिख रहा होगा, मैंने इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, ये न्यूमेरिकल आप लोग को दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, ठीक है, हाउ मच वुड बी दिस वेट ऑन द मून गिवन दैट मून्स मास इज 1/18 ऑफ दैट द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। चलो दोनों के मास में रिलेशन दिया और दोनों के रेडियस में रिलेशन दिया गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप लोग अपने सामने बुक भी ओपन रख सकते हो, मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे पीडीएफ में देखना पड़ता है। तो बुक था मेरे पास लेकिन वो मेरा उस्मानाबाद में छूट गया है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेज नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर मुझे पता नहीं, आप लोग देख लेना, पेज नंबर 10 है। बोला ये जा रहा है, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्रिक पहले भी सिखाया होगा, बहुत दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले जो भी डेटा गिवन होना वो लिख लिया जाता है। ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ, अच्छा मास ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ मून, मास ऑफ मून को मैं mm से डिनोट कर रहा हूं, मतलब मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर? या फिर इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, mm/me इक्वल टू 1/81, ये लिख सकते हो इक्वेशन 1। और इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि rm/re इक्वल टू 1/3.7। सही है? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब बच्चे मैसेज करते चलेंगे। विराज आप अभी नए ज्वाइन किए हो, सारे बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूं कि हर 1 या 2 मिनट बाद कुछ भी चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे, यस, ओके, हेलो, बाय, कुछ भी लिखते चलो, ठीक है, लिखते चलो बस। तो ये चीजें दी हुई है और कुछ नहीं दिया। एक और दिया हुआ है कि जो अर्थ पे उसका वेट है, वेट वो कितना दिया हुआ है इसका, शायद 750 न्यूटन है, 750 न्यूटन। रियलिटी में तो इतना हो ही नहीं, चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, 750 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे तो मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया हूं कि अर्थ पे जो भी वेट हो ना उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो मून पे निकल जाएगा, तो मून पे, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करके 750/6 कर देंगे तो जो भी आंसर आया था, अभी बच्चों ने कुछ करके मुझे दिखाया भी था, ठीक है, 126.8 करके कुछ बच्चों ने बताया था इतना न्यूटन। बट हम इससे नहीं करेंगे, हम फुल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, हम पहले निकालते हैं जी। हम क्या निकालते हैं? जी। अब डायरेक्ट फोर्स भी निकालो ना, देखो
वेट और फोर्स मैथमेटिकली दोनों बराबर होते हैं। वेट एंड फोर्स आर मैथमेटिकली सेम, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला बोला जाए, चलो पहले हम जी निकालते हैं, ज्यादा आसान होगा। वेट का फॉर्मूला mg होता है ना, हम बात करते हैं जी की। सिंस वी नो दैट कि जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एम आई राइट। ये थर्ड इक्वेशन है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि जी ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, देखो कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, अब अर्थ की बात करेगा जी की, है ना, तो मास भी किसका होगा, अर्थ का, और रेडियस भी किसका होगा, अर्थ का। और इसको ले लो इक्वेशन 4। और अगर बात करें कि जी एट मून, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। सही है, दोनों की मैंने वैल्यू लिख लिया जी के फॉर्म में। अब कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 4 to 5, ठीक है, डिवाइड 4 to 5, 4 to 5 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो दोनों में एक रिलेशन मिल जाएगा। और रिलेशन क्या है भाई, कि रिलेशन ये है कि जी ई अपॉन जी एम, देखो क्या होगा, यहाँ लिखो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। सही है, जी जी कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, आप मैथ्स का रूल जानते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम ई अपॉन एम एम इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताते चलो सारे बच्चों। ओके ठीक है, वेट थोड़ा सा मैं चीज स्पेस यहाँ पे खाली कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा और मुझे स्टेप की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत थी भी नहीं जो मैंने लिखा था। तो अब इतना बचा, अब इसको बस आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। एक बात बताओ मुझे, सॉरी, अब मुझे एक बात बताओ, एम आर अपॉन एम एम की वैल्यू आपको पता है, देखो एम एम अपॉन एम आर कितना है, 1/81, तो एम ई अपॉन एम एम कितना हो जाएगा, 81। इज इट क्लियर, इंटू आर एम अपॉन आर ई कितना है, 1/3.7, so 1/3.7 to the square। यस और नो करके देखो, अब कुछ नहीं आपको करना, बस इसको सॉल्व करना है। तो 81/3.7 का स्क्वायर निकालो, मुझे नहीं पता कितना होगा, आप लोग करो, कैलकुलेशन करना थोड़ी मेरा काम है, ठीक है। जो भी वैल्यू आप करोगे ना, जो भी वैल्यू करोगे, यहां जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। आई बात समझ में, तो आप कैलकुलेट कर लो, मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मेरा काम है आपको प्रोसेस बताना, ठीक है, कैलकुलेशन पूरा आपको खुद से करना। आप लोग जानते हो मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं क्लास में, ये आपका काम है। तो रिजल्ट आएगा 6, सो इट मींस जीई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। हम सब जानते हैं, दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई m विथ बोथ साइड। सो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो m इंटू जी ई इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ m इंटू जी एम। ये m इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ, सो वेट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून। देखो ये mg क्या होता है, वेट, आपको पता है, वेट ऑन मून। अब ये आपको गिवन है 6 Wm आपको कैलकुलेट करना है, सो Wm क्या हो जाएगा, We अपॉन 6, सो फाइनली 750 अपॉन 6। मतलब ये हमको ऑलरेडी पता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब आपको डिटेल्स में करना है क्योंकि आपके स्कूल में दिया हुआ है, तो एक लाइन में तो आप आंसर बताओगे नहीं, आपको पूरा स्टेप करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा स्टेप करके दिया है। तो ये रिजल्ट जो भी आएगा, शायद मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में, बच्चे बता रहे थे कि 126.8 आ रहा है, ठीक है, मैं भी वही लिख देता हूँ,
126.8 126.8 न्यूटन। कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू भी दिया हुआ होगा जरूर, पता नहीं बुक में कैसे किया है, ठीक है ना, बुक में अपना तरीका से किया, तुम लोग मेरे तरीके को फॉलो करो, कोई गलत नहीं होगा। सब कुछ समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल? ऑनेस्टली बता देना जिसको भी समझ में आ गया हो। विराज आपने लेट से ज्वाइन किया है, आपको समझ में आया ये? क्योंकि आपने तो जी की वैल्यू भी नहीं पढ़ा होगा ना, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जी की वैल्यू ये होती है। फिर भी क्या आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, सारंग को आ गया, कृष्णा को भी आ गया, भक्ति, विराज को भी समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। कोई अगर फर्स्ट डे पढ़ रहा है और उसे न्यूमेरिकल समझ में आ रही तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। प्रांजल का भी आ गया, ठीक है। तो चलो ये मेरा होमवर्क भी था। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? मिस्टर हर्षवर्धन, सेम यही टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं, तो न्यूमेरिकल मैं आपको कैसे बता दूं? मैं आंसर बता सकता हूं, बट आज हमने क्या पढ़ाने के लिए बोला था, याद है आप लोगों को? फ्री फॉल। मैंने बोला था क्या? यस और नो? आज मैंने क्या पढ़ाने के लिए बोला था पिछली क्लास में? आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? फ्री फॉल। इज इट ट्रू? यस। तो बेटा हर्षवर्धन, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो फ्री फॉल के अंदर का है, फ्री फॉल का ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? हर्षवर्धन मैसेज करो, इज इट क्लियर? यस। तो आज हम फ्री फॉल स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद ये न्यूमेरिकल के आप जितने टाइप के न्यूमेरिकल दोगे मैं सारे कराऊंगा, ठीक है? ये भी आपके बुक का ही होगा आई थिंक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस? ओके भक्ति, गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, इसके नाम में छिपा हुआ, अच्छा वेटलेस का मतलब क्या होता है? लेस, जहां वेट ना हो, इसके नाम में सब कुछ छिपा है। अच्छा नेस का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव चीज है, कोई चीज होती है उसको बोला जाता है। तो वेटलेसनेस एक तरह का एक्सपीरियंस होता है जब हमारी बॉडी या हम खुद के वेट को जीरो महसूस करते हैं। लिसन भक्ति, ध्यान से समझना, वेटलेसनेस का मतलब होता है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मेरे वेटलेसनेस का मतलब हुआ कि वो सिचुएशन जहां पे मुझे मेरा वेट जीरो महसूस हो रहा है, मेरा कोई वेट नहीं है। अब बोलो कि एक्सपीरियंस आपको कैसे होगा? तो होगा, लेकिन प्लीज करना मत, मैं बता देता हूं, करना मत तुम लोग, ठीक है? अगर छत से कूदते हो नीचे, ठीक है, अभिनव स्कूल के जाना, थर्ड फ्लोर पे जाना, और ऊपर से, हालांकि गेट बंद है, गेट तोड़ो, सबसे ऊपर जाओ, या और बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस्मानाबाद में वहां मिल जाएगी, बिल्डिंग ऊपर जाओ और ऊपर से आराम से कूदो नीचे। तो वो ऊपर से नीचे आने में 4-5 सेकंड का अंतर लगेगा, ठीक है? 4-5 सेकंड लगेंगे नीचे आने में तुम्हें। वो जो 4-5 सेकंड में जो तुम फील करोगे ना, वो कहलाता है वेटलेसनेस। ओके भक्ति, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब, ये तो हुआ एग्जांपल के लिए, बट अगर प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाए कि वेटलेसनेस क्या होता है, तो आप बोलना कि व्हेन weight of any object becomes zero, so that situation is called weightlessness. Is it clear? वैसे वेटलेसनेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया ना, ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। आई बात भक्ति? तो ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, 10th में भी है, लेकिन 10th में बहुत शॉर्ट में दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना वही है, ठीक है? आपकी बुक में भी, जैसे कि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, इसे बॉल को हमने ऊपर फेंका, ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे जाने के बाद वो नीचे गिरता है। तो जिस वक्त बॉल नीचे गिरता है ना, जिस वक्त बॉल नीचे गिरता है, उसका जो वेट होता है, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा वेट कितना है, तो वो फील करता है वेटलेसनेस। वो क्या फील करता है? वेटलेसनेस। मतलब उसका वेट उसको महसूस होता है जीरो, हालांकि उसका वेट जीरो होता नहीं है। बताओ क्यों नहीं होगा? एक बॉल है, सोचो, प्रैक्टिकली सोचना, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। 1 kg का बॉल है, 1 kg का, ऊपर से गिर रहा है, तो अगर उसका मास है 1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, तो उसका वेट कैलकुलेट करो कितना होगा? m इंटू जी, यानी 1 इंटू 9.8 यानी 9.8 न्यूटन। तो उसका वेट कितना है? 9.8। वेट तो जीरो है नहीं। इज इट क्लियर? उसका वेट कितना आ रहा है? 9.8, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका वेट कितना है? जीरो। या तो मैं गलत बोल रहा हूं या तुम्हारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन गलत बता रहा है, दोनों सही है। उसका वेट 9.8 है, लेकिन वो बॉल जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कर रहा है वेटलेसनेस। वो क्यों होता है, क्या होता है, ये
थोड़ा बाद का टॉपिक है, पढ़ाते पढ़ाते आएगा कभी सिचुएशन ऐसा तो मैं बता भी दूंगा। इज इट क्लियर भक्ति? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मैंने बहुत डिटेल्स में बता दिया। ओके, नेक्स्ट, एनी अदर क्वेरी? कोई और क्वेश्चन? तो चलो आज हम अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भूल गया मैं, फ्री फॉल। ये जो फ्री फॉल की कंडीशन है ना, एक तरीके से इसी को भी हम वेटलेसनेस कह सकते हैं, ठीक है, यहां नोट कर लो, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब वेटलेसनेस, एक तरीके से यही होता है। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, बट आप लोग मान के चलो कि सेम चीज है। देखो ना, कोई बॉडी नीचे गिर रहा है, मैंने बोला कि वो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। तुम लोग देखो, अब बोलोगे कि सर मैं आपका बोला हुआ बात कैसे मान लूं? ठीक है भक्ति, ये भी बोल सकती हो ना कि सर आपने कहा, मैं क्यों मानूं आपकी बात? उसका हो सकता है कुछ, अब बॉल से कौन पूछने जाएगा कि बॉल बताओ तुम्हारा वेट कितना है, तो बॉल बोलेगा कि नहीं मेरा वेट तो 0 है, क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक वेटलेसनेस, वो तो यही बात बोलेगा। मतलब सर ये कैसे बिलीव होगा यार, हम बिल्डिंग से कूदे तो मेरा वेट 0 है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपसे भी पूछने भी नहीं आएंगे, तब तक तो मर चुके होंगे। अगर 3rd 4th फ्लोर से नीचे गिरते हो तो जिंदा भी नहीं बचोगे। तो कहोगे कि सर पता कैसे चला हमें? ठीक है, तो पता चलेगा। एक और एग्जांपल इसका है, कई बार आप लोग लिफ्ट, कभी पुणे वगैरह जाना, उस्मानाबाद में तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है नहीं कि लिफ्ट होगा, तो पुणे में जाते हो कभी मॉल वॉल में और लिफ्ट से नीचे उतरने का मौका मिलता है, आप लोग लिफ्ट में लगभग सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो लिफ्ट जो है ना वो रोप पे टंगी हुई होती है, रोप के थ्रू, है ना। अगर उसकी रोप काट दी जाए, सपोज कोई काट जाए, टूट जाए, तो वो क्या होगा? लिफ्ट फ्रीली नीचे गिरेगा। तो मैंने कहा कि जब कोई चीज फ्रीली नीचे गिरता है तो उसका वेट होता है 0। मतलब अगर लिफ्ट में तुम बैठे हो तो तुम्हारा वेट भी कितना होना चाहिए? 0। अब बोलो कि सर इसको नापे कैसे? तो एक काम करो ना, लिफ्ट में बैठो, वेइंग मशीन रखो अपने पास, वेइंग मशीन, और तुम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ। अभी लिफ्ट नीचे आ रहा है, अगर किसी ने रोप कट किया, और सडनली तुम नीचे क्यों एकदम फ्रीली गिर रहे हो, उस वक्त तुम्हारी रीडिंग आएगी ना, वो चेक करना, वो रीडिंग कितनी आती है। वो रीडिंग आएगी 0। वेइंग मशीन पे आप उसके ऊपर खड़े हो, आपका कुछ मास है, आपके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है 9.8, बावजूद इसके आपका वेट आएगा 0। ये सब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो किसी बच्चे ने पूछा था ना जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था कि सर क्या बोलते हैं, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो मैंने कहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल दिमाग हम समझ भी नहीं पाएंगे इन चीजों को, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा अगली क्लास में। चिल्ड्रन शुड नॉट परफॉर्म रिस्की स्टंट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे रिस्की स्टंट आप लोग करना मत, मैं भी बोल रहा हूँ मत करना, ठीक है। बट मैंने एक बात बताई कि अगर ऐसा किया जाए, ठीक है, जब मेरी उम्र में आ जाना तुम लोग, जाना और रिस्की स्टंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइंस है, ठीक है। ये तो कमाल है, जो पूरा सर्कस देखते हो वो सब क्या है? सर्कस में इतने सारे जो स्टंट करते हैं ना, सबके पीछे क्या है? फिजिक्स है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है। और वो जो जादूगर दिखाते हैं ना, जादू, पानी को गायब कर देना, लाल रंग को नीला कर देना, वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। तो जादू वाला जो गेम देखते हो पूरी केमिस्ट्री है, और जो ये देखते हो ना सर्कस, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फिजिक्स है। ये सबने देखा होगा, वो एक कुआं वाला आता है जो एक वॉल बना होता है, उसमें बाइक चलाता है बहुत फास्ट, एकदम वर्टिकल वॉल पे चलाता है ना, आप सबने देखा होगा कभी ना कभी। देखा है सबने? जल्दी से मैसेज करो यस और नो। यस, हाँ। तो वहां पर भी फिजिक्स लगता है। आई बात समझ में? वो स्लिप क्यों नहीं करता, गिरता क्यों नहीं है? मौत का कुआं, बिल्कुल सही सा बोले हो, मौत का कुआं बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उन सेंट्रीपिटल वो इतना तेज चलाते हैं ना, उनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो इतना मेंटेन करता है ना कि वो नीचे क्यों गिरता ही नहीं है। तो यही सब, ये सारे सवाल के जितने सर्कस में चीजें होती है ना, आप सबका आंसर दे पाओगे अगर आपने 11th 12th अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिया ना। इसके बाहर की दुनिया तो कुछ है ही नहीं, आप एक अलग दुनिया में घूमते रहोगे, ठीक है। चलो हम आज बात करें फ्री फॉल का। तो वेटलेसनेस मैंने काफी ज्यादा आपको बता दिया। फ्री फॉल कुछ नहीं है, मैं इसमें थ्योरी आपके बुक में दिया हुआ है, मैं वो कुछ भी नहीं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ ये बता देता हूँ कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। जब कोई बॉडी ऊपर से, है ना, एयर में, अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है,
ठीक है, अर्थ के अगेंस्ट वो नीचे की ओर गिर रहा है, देखो फ्रीली नीचे गिर रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल। और फ्री फॉल आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि फ्री फॉल में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, वही न्यूमेरिकल जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी है। तो चलो देखते हैं। तो एक बात, आप लोग क्लास 9th में क्लास ने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, यस और नो, मैसेज करो। इक्वेशन आज सबने पढ़ा है, यस। हाँ, वो इक्वेशन मोशन होता क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी। मैंने तो नहीं पढ़ा पाया आपको कोरोना की वजह से, बट आपने पढ़ा होगा, हाफ एटी स्क्वायर, और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या आप सबने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो 1 2 3 है, एक्चुअल में आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए गए होंगे, और लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, दिस इज ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज ओनली फॉर, क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था ना कि एक व्हीकल जा रहा है, वो 30 की स्पीड से जा रहा है, थोड़ी देर बाद ब्रेक लगा, उसकी स्पीड 30 से 40 हो गई, तो आपको कैलकुलेट करने को बोला जाता था, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आफ्टर 10 सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते होंगे। हम वो नहीं पढ़ाने वाले हैं आपको, वो क्लास 9th का आपका टॉपिक है, मैंने बस शॉर्ट में आपको समझा दिया। यहाँ पे क्या है, जो फ्री फॉल है, इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। क्लास 9th में आपको हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ाया गया, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन जो समझा रहा हूं बस समझते चलो, मेरे नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपसे न बने। अपवर्ड मोशन, और एक होता है डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन समझ लेना सब, सबको समझ में आ गया कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया, यस और नो? यस, यहां तक। अब मैं दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो देखते चलो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपवर्ड मोशन के लिए, देखो अपवर्ड मोशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है ना, इसी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फॉलो करते हैं, लेकिन करेंगे क्या, देखो थोड़े से चेंजेस करेंगे इन्हीं चीजों में, इन चीजों में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, एक की जगह पे लिखना है प्लस माइनस जी, या तो प्लस जी या तो माइनस जी। और एस की जगह पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एस होता है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल मोशन में वही क्या बन जाता है, हाइट, एच। इज इट क्लियर? ये दो चीजें आपको चेंज करनी है, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आगे आई बात समझ में? इसके बाद अगर आपका मोशन अपवर्ड है, ऊपर की ओर, उस केस में जो जी है वो आपको लेना है निगेटिव। क्या लेना है? निगेटिव। और अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो आपको जी लेना है पॉजिटिव। अब देखो, मैं सारे बच्चों को क्लैरिफाई कर देता हूं। आपके स्कूल में टीचर हो सकता है, आप कहीं और पढ़ो या क्लास 11 में पढ़ो, टीचर हो सकता है कि आपको ये बताएं कि जी को हमेशा निगेटिव लेते हैं। कुछ टीचर ये बताते हैं कि जी इज ऑलवेज निगेटिव, कुछ टीचर बताते हैं कि अपवर्ड को पॉजिटिव लो, डाउनवर्ड को निगेटिव लो। हर टीचर का बताने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जब सारे टीचर जी चेंज करते हैं तो वो कुछ और आपको नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। आई बात समझ में? तो किसी टीचर को बस एक ही टीचर किसी को फॉलो करो, जैसे मेरे तुम ये स्टेप याद रख रहे हो, ऊपर को तुम नेगेटिव मानो, नीचे को पॉजिटिव मानो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर, क्योंकि जब मैं तुम्हारे कोचिंग में पढ़ा रहा था तो वहां पर जो स्कूल के सर थे वो अलग बताए थे, उल्टा बताए थे, लेकिन बच्चे बोले कि सर अच्छी बात यह है कि दोनों से आंसर कैसे आ रहा है। तो इसके पीछे भी मैजिक है।
वो तुम लोग रहने दो, तुम लोग बस मेरे इस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। तो इसको अगर फॉलो करो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, देखो, क्योंकि जी को नेगेटिव लेना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u माइनस वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड। नहीं तो मैग्नीट्यूड केवल लोगे तब तो हर बार पॉजिटिव जी होगा ना, फिर तो नेगेटिव जी होगा ही नहीं सारंग। ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है ना, कि आप हमेशा मैग्नीट्यूड लोगे तो केवल मैग्नीट्यूड का मतलब तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ नेगेटिव लेने के लिए। चलो जल्दी से इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, v इक्वल टू बन जाता है v माइनस यू माइनस जी टी। सेकेंड क्या बनेगा, सेकेंड आप लोग खुद से बताओ, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी सॉरी, समझ में आया सबको। और डाउनवर्ड में क्या कर दो, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज कर दो इस तरीके से, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। फॉर्मूला सेम है, कुछ आपको अलग से याद नहीं करना। अगर आपको 9th वाला याद है तो उसी में बस इतना सा चेंज कर देना है ना, इतना सा चेंज करना है। और इतना चेंज करने के बाद आपको ये चीजें बन गई। दिखने में आपको एक पेज लग रहा है ना, आपको सिर्फ एक स्क्रीन दिख रहा है, बट इसमें आपको नहीं पता कि आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज सबको अच्छे से समझ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सबको अपनी राइटिंग में लिख लो। इसकी स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पे पहुंच जाती है जैसे ही क्लास खत्म होता होगा हर दिन, लेकिन इसके बावजूद मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग लिख लो। मैं पता कर रहा हूं उसमें टीचमेंट पे, मैंने क्वेश्चन भी डाला है कि इसको ब्लॉक करने का कोई तरीका है कि नहीं, कि स्क्रीनशॉट बच्चों के मोबाइल में ना जाए, बट वो अभी तक बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट जाएगा, वो जल्दी से इस फीचर पे शायद वर्क करने वाले हैं। मैंने वो हमारे अंडर में होगा, हम चाहे तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे फीचर अच्छा नहीं लगता कि हर मोबाइल की हर बच्चे के पास स्क्रीनशॉट पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसा होगा तो आप लोग लिखोगे नहीं, नहीं लिखोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। ओके, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। ये फ्री फॉल का फॉर्मूला है, यस, ठीक है। विराज आपको समझ में आ रहा है, क्लास 9th में आपने हॉरिजॉन्टल मोशन तो पढ़ा ही होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। हाँ, बट आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ ये नहीं बताया गया होगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है और वर्टिकल मोशन के लिए अलग होता है। हालांकि जब मैं क्लास 9th में पढ़ाता हूँ, इवन यहाँ जो बच्चे उनको मैंने 9th में नहीं पढ़ाया था, तो मैं 9th में ये पूरी चीजें पढ़ा देता हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन भी और वर्टिकल मोशन भी। जबकि आपके स्टेट बोर्ड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन कराया जाता है, वर्टिकल नहीं कराया जाता है। चलो, ये आप सबने कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं हर्षवर्धन वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। हर्षवर्धन, कॉपी पेस्ट करके फिर से वो क्वेश्चन यहाँ पे डालोगे क्या? और कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा ताकि वो मुझे दिखता रहे। हाँ, अभी कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, हर्षवर्धन के क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। देखो, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। पहले तो जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट। कोई मैसेज मत करना, नहीं तो ये स्क्रॉल अप हो जाएगा, फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। गिवन दैट, पहले तो एक टाइम दिया कि एक ऑब्जेक्ट है टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, जो ऊपर से नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 5 सेकेंड, यानी टी लगता है 5 सेकेंड। अच्छा, ये डाउनवर्ड मोशन है ना, 5 सेकेंड लग रहा है टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, एच भी दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 10 मीटर। ऑन अ प्लैनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब ओके, जी हमें कैलकुलेट करना है, अच्छी बात है, और कुछ नहीं दिया है। अब बताइए, तीनों से रिलेटेड, जब बॉल ऊपर से फेंका जा रहा है ना, सोचना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, क्योंकि ऑब्वियसली तुम छत के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फेंको ना ऊपर से, तो नीचे आएगा, तो सबसे पहले इनिशियली उसकी स्पीड कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 मीटर पर सेकेंड।
कुछ चीजें हिडन होती हैं। अब ये चारों से रिलेटेड कोई इक्वेशन देखो, कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लगा सकते हो क्या? देखो, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप अप्लाई करते हो तो करके देखो क्या फॉर्मूला है, H इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, नहीं माइनस नहीं प्लस, डाउनवर्ड है ना, प्लस होगा, देख सकते हो आप, ये देखो ये वाला मैंने यूज किया, सही है। तो u तो है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी, जी कितना है हमें कैलकुलेट करना है, t कितना है 5, 5 इंटू 5, और h कितना दिया हुआ है 10, सो 10 इक्वल टू हाफ जी इंटू 25, सो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 2/25, यानी 20/25, सो 4/5, सो ऑलमोस्ट 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना है हर्षवर्धन, आंसर बताओगे क्या हर्षवर्धन, आंसर बता दो बेटा, जब क्वेश्चन आपने पूछा है तो यही है क्या 0.8, तो आंसर आ गया, आप सबको समझ में आ गया। तो हर्षवर्धन आपको भी इसमें मजा आया होगा कि क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। इसी तरीके से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया वो मैसेज कर सकता है नो। एक बच्चा भी अगर नो लिखता है तो मैं इसे फिर से समझाऊंगा। गर्ल्स, न्यूमेरिकल्स में आप लोग थोड़ा सा वीक रहती हो, मैं स्पेशली आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात करता हूं। जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं तो गर्ल्स में से ज्यादातर स्टूडेंट के डाउट न्यूमेरिकल्स में होते हैं। तुलजा आपका तो मैथ्स अच्छा है, डोंट वरी, आपको समझ में आ गया होगा, आपका मुझे पता है, आपका मैथ्स भी बहुत फास्ट है। बाकी के बच्चे सारे लोग मैसेज कर दो जल्दी से बेटा। यस, ओके, वेरी गुड। भक्ति, विराज, सारंग, प्रांजल, प्राची ने मैसेज नहीं करी, अच्छा ओके प्राची ने भी मैसेज कर दी है, ठीक है। आकांक्षा, बहुत अच्छे। विराज आपको आ रहा है समझ में, गुड। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। देखो आपको बुक दिख रहा होगा, सबको बुक दिख रहा है, सबको मैसेज कर दो, बुक दिख रहा था सबको, यस ओके। देखते हैं बुक में आगे कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा इस पे मत जाना, ये जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है ना, इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं ये भी आपको समझा देता हूं। देखो इनका ये जो फॉर्मूला है मेरे से मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, देखो यहाँ पे तीनों ही इक्वेशन में देखो, जब भी बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है सब में यू है, यस और नो, और हम सब जानते हैं कि कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो यू होता है 0। तो उन्होंने क्या किया, तीनों में यू की वैल्यू क्या कर दिया है 0। देखो तीनों में यू की वैल्यू 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, v इक्वल टू जी टी, यस और नो। सेकेंड होगा s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, समझना। और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यस और नो। बुक में देखो, बुक में क्या दिया हुआ है, इज इट क्लियर? तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर बुक वाला देखते हो तो आपको ये रटना पड़ेगा नीचे की चीजें, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। बुक में सिर्फ ये दिया है, इतना देख के आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा रटना, लेकिन आप ये सीख के आए हो पिछली क्लास से तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया, और ये आसानी से समझ में आ गया तो ये तो इजीली डिराइव हो ही जाएगा। इज इट क्लियर? चलो जल्दी से बुक और न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो बुक के मेथड को देख करके कंफ्यूज मत होना, एक बार ये रीड जरूर कर लेना बेटा। देखो आपके बुक में वैसे लिखा है, लेकिन आपके जो स्कूल में लास्ट 2 साल पहले जो टीचर्स पढ़ाए थे उन्होंने डाउनवर्ड को लिया था पॉजिटिव और अपवर्ड को लिया था नेगेटिव, बट जो मैं बता रहा हूँ ना आपके बुक में भी शायद यही है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, और जब वो डाउनवर्ड आता है तो उसे लेते हैं पॉजिटिव, सही है। चलो छोड़ो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं नीचे, कोई न्यूमेरिकल मिल जाए। ये देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल करो तो सारे बच्चों प्लीज बेटा खुद से करो सब। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट of 125 meter and falls freely to the ground, assuming that the value of g is 10 meter per second square, comma
कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, आपको टाइम निकालना है, और सेकंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तीनों चीजें निकल जाएगी, आप लोग ट्राई करके देखो बन जाएगा क्या, मैसेज करो बन जाएगा, तो ये आपको होमवर्क दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखो न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, तीनों आपसे बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं स्टार्टिंग में टाइम फॉर्मूला समझाने में इसलिए टाइम ज्यादा लेता हूं, है ना, कि वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो क्वेश्चन बनाना तो बड़ी बात नहीं है। सेकंड देखो, क्या सेकंड भी बन जाएगा। टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा है, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। ओके, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यू कैलकुलेट करना है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। ठीक है, टी निकालना है, ये भी बन जाएगा। इसके बाद अब तो क्वेश्चन है नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी, और एक पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो आपके बुक में नहीं दिया है बट मैं वो पढ़ाऊंगा। आपके बुक में ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया हुआ है स्पेस मिशन चैप्टर में, मतलब इसी में मैं आपको स्पेस मिशन का भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास स्टॉप किया जाए बच्चों। ये दोनों आपका न्यूमेरिकल होमवर्क है, ठीक है, 1 और 2, जो अभी आपको दिखा ना पेज नंबर 11 या 12 में था, तो दोनों आप लोगों को करना है। और हाँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आज के दिन मैंने कुछ बच्चों को अलाउड कर दिया है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सारे बच्चे समझदार हो। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का कल जो आपकी क्लास है वो आप अटेंड नहीं कर पाओगे अगर सारे बच्चों की फीस जमा नहीं होती है तो। इज इट क्लियर? 3-4 बच्चों के जमा हो चुके हैं, सबके मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। तो आज ये आपकी लास्ट क्लास थी, मैंने सबको बोल दिया। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अगर किसी बच्चों को इसके बाद भी, वेट एक बार मैं सामने आ जाता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को ये पढ़ने के बाद भी वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल्स घर पे करो 2-3, कोई डाउट आता है तो आप वैसे भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डाल देना। हाँ, आंसर लेट में कर सकता हूँ, अगर मैंने नहीं देखा, कभी मूड नहीं है, मैं बिजी हूँ, है ना, तो वो जब मेरी मर्जी होगी मैं तब आंसर करूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये मैं आप लोगों को परमिशन देता हूँ। ओके, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम बाकी परसों के दिन मिलते हैं, है ना, बाय।